अस्सलामुअलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाजरीन, इस वक्त पार्लियामान के अंदर इजलास हो रहा है और इजलास में अपोजिशन जो है वो बायकॉट करके जा चुकी है। इजलास आज पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास था जिसमें करारदाद पेश की गई थी कश्मीर के हवाले से, लेकिन मामला बहरहाल इस वक्त पार्लियामान के अंदर जो चल रहा है वो कुछ ही देर के बाद दोबारा शुरू होने की भी तवक्को है। लेकिन जब आगाज़ हुआ तो कहा गया कि वज़ीर आज़म, वज़ीर दिफा और वज़ीर ख़ारजा तीनों मौजूद नहीं थे। हुकूमत की कितनी संजीदगी है सारे अमल के अंदर, अपोजिशन इस पर भी एतराज़ उठा रही है। अपोजिशन कितनी संजीदा है कि सारे अमल में जब पूरी अपोजिशन को, सियासी क़यादत को एक पेज पर होना चाहिए, वो हुकूमत की ख़ारजा पॉलिसियों पर एतराज़ उठा रही है। वो हुकूमत मुखालिफ नारे लगाने में इस वक्त बरसरे पैकार नज़र आ रहे हैं। असल मामले की जानिब तवज्जो देने की ज़रूरत है कि इस वक्त पाकिस्तान कर क्या सकता है। दूसरी जानिब कश्मीर के अंदर मुसलसल जुल्म व जबर है, वो 70 साल से 71 साल से जारी व सारी था। लेकिन अब की बार मामला कुछ ज़्यादा संजीदा हो गया कि चंद दिन पहले से ये जिक्र शुरू हुआ कि वहाँ पर आर्टिकल 370 के ख़ात्मे का अब ऐलान होने जा रहा है। उस पर पाकिस्तान की हुकूमत ने क्या करने की कोशिश की, अभी तक कुछ वाज़े नहीं हो पाया। पाकिस्तान को अब क्या करना है जब बहरहाल ऐलान हो गया और कश्मीर के लिए पूरे की पूरी कानूनी हैसियत तब्दील हो गई है। अब पाकिस्तान को सफारती सतह पर OIC में, अक़वाम मुत्तहिदा में, सलामती कौंसिल में क्या मुकदमा लेकर चलना है, ये अहम सवाल है। अब पाकिस्तान को अब करना क्या है कश्मीरियों के लिए, ये इस वक्त सबकी नज़रें इस पर लगी हैं। अभी कुछ खबर आई कि जद्दा में OIC की एक हंगामी मीटिंग भी है जिसमें बातचीत की जाएगी कश्मीर के इशू के हवाले से, लेकिन पाकिस्तान फौरी तौर पर सलामती कौंसिल क्या जाने की किसी भी तरह से पोजीशन में है। पाकिस्तान कर क्या सकता है, इस तमाम तर सूरत हाल पर हम बात के साथ इस वक्त मेहमान मौजूद हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड गज़नफ़र साहब सीनियर दिफाई तज्ज़ियाकार हैं, बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब आपके वक्त का। इस वक्त दो चीज़ें चल रही हैं, एक वो जो जुल्म और जबर भारत का नज़र आ रहा है कश्मीरियों पर कश्मीर के अंदर, चाहे वो कानूनी तौर पर है या वो अपनी फ़ौज कशी के ज़रिए वहाँ पर अपना अमल शुरू किया हुआ। दूसरा, पाकिस्तान में इस वक्त पाकिस्तान की हुकूमत, सफारती सतह पर पाकिस्तान की कोशिशें, इस दोनों मामलात पर बात करेंगे। पहले तो हम भारत के हवाले से बात करते हैं। सर, ये कोई बैठे बिठाए रातों रात तो ये जिक्र ना हुआ, रातों रात तो ये ऐसी कोई प्लान नहीं किया मोदी हुकूमत ने कि ये सारा अमल किया जाए कानूनी तौर पर 370 को तब्दील करने का, 35A को ख़त्म करने का। तो इसके पीछे तो पूरी एक तैयारी थी, तो क्या उस तैयारी के पीछे मुहर्रिकात क्या नज़र आ रहे थे? मुहर्रिकात तो आप इंडिया के अंदर बुनियादी तौर पे जो आज से बहुत थोड़ा अपना मनमोहन सिंह की हुकूमत के दौरान खुद मनमोहन सिंह ने कहा था और बल्कि उनके इंडिया के होम सेक्रेटरी ने कहा था कि इंडिया को इस वक्त सबसे ज़्यादा ख़तरा या इंडिया के अंदर सबसे बड़ा थ्रेट जो है वो सैफ्रॉन टेररिज्म है, हिंदुत्व का प्रचार है। ये जो नीले पीले लाल रंग के नंगे आधे नंगे साधु जो फिर रहे होते हैं, ये सबसे बड़ा थ्रेट है इंडिया की पोलाइटी के लिए। और राहुल गांधी ने भी इस चीज़ को न सिर्फ ये कि उन्होंने एक जब ये अपना पेपर्स लीक हुए हैं तो उस वक्त जो उन्होंने अमेरिकन एम्बेसडर से मुलाकात करते हुए उस चीज़ का इजहार किया। और ये जिस वक्त सिखों के ख़िलाफ़, सिखों के मुक़द्दस गोल्डन टेम्पल पे हमला किया गया, तो उस वक्त इंडिया की इंटेंशन क्लियर ही नहीं थी कि वो अपने अज़ाइम की तकमील के लिए किस हद तक जा सकता है। यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सिख अभी तक चीख रहे हैं, उन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को साइन नहीं किया है जो एम्बार्कर ने बनाया था। उन्होंने कहा क्योंकि उनको वहाँ पे सिख्स के तौर पर ट्रीट नहीं किया जाता है, उनको हिंदुओं के तौर पर ट्रीट किया जाता है। तब आपको इंडिया में हिंदुओं की पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादा नज़र आती है और 2020 में वो भी ख़त्म हो रहा है। तो बात यह है कि इसकी बुनियादी बेसिस जो है वो रीजनल भी नहीं है, वो इलाकाई तो है ही है कि कश्मीर पे नेहरू ने यानी इंडिया की तारीख़ देखे, एक बाप जो था गांधी, जिसको वो बाप कहते हैं, उसको उन्होंने पॉइंट ब्लैंक रेंज पे गोली मार के फारिग कर दिया, ठीक है। दूसरा जिसको वो बाप कहते हैं, अपना कश्मीरी पॉलिटिकल मेंटोर कहते हैं, नेहरू, उसने प्रॉमिस किया था
पाकिस्तान से यूएनओ में जाके टेलीग्राम्स के ज़रिए यूएन की बॉडीज़ को कि मैं प्लेबिसाइड कराऊंगा और कश्मीर का मसला जो है वो कश्मीरियों की ख्वाहिशात के मुताबिक हल किया जाएगा। इंडियन लीडरशिप ने उसके मुंह पे भी तमाचा मारा, उसकी कब्र के अंदर अब आग लगा दें। वो कब्र तो खैर है ही नहीं, उसकी चिता की जो 2-3 वो लगे हुए हैं उसको उठा के अब गंगा में फेंक दें। तो ये तो है एहसान फरामोश हिंदुत्वा टेररिज्म लेड एंड टेररिज्म ओरिएंटेड लीडरशिप इस वक्त इंडिया में मौजूद है और नरेंद्र मोदी दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द है और इस वक्त नेक्सस है जुडिज़म हिंदुज़म का इंडिया के अंदर जो है नेतन्याहू मोदी नेक्सस। जो कुछ नेतन्याहू इजराइल जो है कर रहा है पैलेस्टीनियन के खिलाफ, आप उसकी रिफ्लेक्शन देखते हैं कश्मीर के अंदर। अब इसका जो बेसिस जैसे आपने कहा कि ओवरनाइट तो नहीं हुआ, मैं भी ये कहता रहा हूँ कि ओवरनाइट नहीं हुआ। जिस वक्त नरेंद्र मोदी की इलेक्शन था उसके इलेक्शन मैनिफेस्टो क्या था? उसने कहा था कि मैं आर्टिकल 3 अमित शाह ने क्या कहा था? उन्होंने कहा हमें आर्टिकल 370 और 35A ख़त्म कर रहेंगे, हम कश्मीर को एमलगमेट करेंगे। और आपको याद है पहला इलेक्शन जब हुआ था जिस वक्त नरेंद्र मोदी पावर में नहीं था, लेकिन उस ज़माने में इन्होंने कोई आरएसएस के और बीजेपी के कोई नंबर ऑफ को मतलब 2-2 हज़ार किस्म के गमाश्ते जो हैं वो वैली में भी भेजे थे और जम्मू रीजन में भी भेजे थे। और उनको वहाँ से जब इलेक्शन हो गया तो निकाला नहीं, उनको इंडियन आर्मी की सुपरविजन में उन्होंने उन इलाकों में आबादकारी करने के लिए सेटल डाउन किया। आज अगर आप जम्मू से ट्रैवल करें मेन हाईवे पे श्रीनगर अपना पुलवामा या श्रीनगर या नगरोटा की तरफ, तो वहाँ पे ज़्यादा जो पब्लिक सेंटर हैं, ज़्यादा कमर्शियल सेंटर आर नाउ ओन्ड बाय हिंदूज, जिनको ज़बरदस्ती इंडियन आर्मी ने वहाँ पे इंस्टॉल किया है। तो ये उसने इलेक्शन जो अपने मैनिफेस्टो में कहा था उसको उसने पूरा करना था। और अच्छा ब्रिगेडियर साहब हमारे साथ ही रहेगा इस वक्त शाह ने इसको कंफर्म कर दिया था। रेलवे शेख रशीद अहमद साहब भी मौजूद हैं, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। शेख साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आज आपकी वीडियो भी हम देख रहे थे जो आपने वो शाया की है, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है कश्मीर के हवाले से बहरहाल खासी दगरगू है कश्मीरियों के हवाले से, क्या मुस्तकबिल इस सारे अमल के बाद देख रहे हैं सर आप? बहुत पेचीदा, बहुत ही नए अंदाज में मामलात हो सकते हैं, क्योंकि आज जो है वो एक बदला हुआ इंडिया होगा और कश्मीर की जद्दोजहद आज़ादी को एक नई ताकत दी गई है। नेशन की करारदाद नहीं रही, समझौता एग्री में ये शिमला समझौता नहीं रहा। तो ये सारी चीज़ें इस बात की गमाजी करती हैं कि इंडिया ने सोच समझ के ये सारा काम किया। मोदी आरएस का एक शूट ऑफ है और बाबरी मस्जिद से उसने काम शुरू किया और अब जिस जगह वहां पहुंच गए हैं ये अब बात रुकेगी नहीं। यहाँ अब मुज़ाकरात की भी गुंजाइश नहीं है। मामलात किस तरह तय होते हैं ये आइंदा चंद दिनों में फैसला होगा। तो शेख साहब पाकिस्तान की हुकूमत अब क्या कर सकती है सारे अमल के अंदर? किस तरह सलामती कौंसिल में भी अभी तक नहीं सुनाई दिया कि वहां जाया जा रहा है, अब हुकूमत की जानिब से? देखें हुकूमत सोच रही है, सारे अदारे सोच रहे हैं। आज फौज ने बहुत जबरदस्त बयान दिया है और पाक फौज की जो कोर कमांडर मीटिंग है उसमें उन्होंने कहा वो किसी एक्सटेंट तक भी जा सकते हैं। तो ये एक मामूली सिग्नल नहीं है, हुकूमतें ऐसे ही बयान देती हैं। सो थिंग्स आर वेरी सेंसिटिव, वेरी सीरियस। और 72 साल के बाद जो हरी सिंह के मायदे से लेके आज तक जो नए हालात हैं सब चीजें खत्म हो गई हैं एंड इट टेक्स सम टाइम, लेकिन इंशाअल्लाह ताला अल्लाह कश्मीरियों की जद्दोजहद आज़ादी का हाथ पकड़ेगा। और मोदी ने आप बैल मुझे मार की पॉलिसी अपनाई है और मोदी खुद इसमें फंसेगा और इसमें उससे निकलने की गुंजाइश नहीं होगी। और वो याद रखेगा कि एक गलत फैसला जो है तारीख बदल देता है और मोदी के इस गलत फैसले से तारीख बदलेगी। तो शेख साहब आप पार्लियामेंटेरियन है, पार्लियामेंट का आज का दिन बड़ा अहम था कि कश्मीर के हवाले से, लेकिन जिस किस्म का रवैया नजर आया वो बड़ा अजीब था सर। शेख रशीद साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद नहीं है इस वक्त। हम ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर साहब से बात करें। ब्रिगेडियर साहब, अब पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शंस हैं, हम क्या कर सकते हैं इस वक्त कश्मीर के हवाले से? सलामती कौंसिल के प्लेटफॉर्म पर, अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म पर करना क्या होगा सर इस वक्त? ऑप्शंस तो आपके वक्त इस वक्त डिप्लोमेसी में भी ही इस्तेमाल होंगी ना। अब उसका एक तरीक़ाकार तो ये है कि दो बड़े लिमिटेड, इंडिया में बड़े लिमिटेड लोग ये कह रहे हैं, ज़्यादातर तो इंडिया में लोग खुश हैं। और आप ये भी याद रखिएगा कि ये कांग्रेस जो ड्रामा रचा रही है कि जी पार्लियामेंट में कि जी वहाँ पे बहस हो गई कि जी आपने गलत किया है,
ये जो पार्लियामेंट कांग्रेस और बीजेपी और सेफ्रॉन टेररिज्म की जितनी पार्टियां ये आपस में मिली हुई थी, ये सारे आज खुश हैं कि जी इस चीज़ को एनल किया गया है। सिर्फ कुछ ऐसे ज्यूरिस्ट हैं या सोच रखने वाले लोग हैं जो इसकी टेक्निकलिटीज़ के ऊपर गौर कर रहे हैं। और इसकी सबसे बड़ी टेक्निकलिटी ये है कि आज से इंडियन फ़ौज जो है वो भी गासिब फ़ौज हो गई है और इंडियन गवर्नमेंट भी गासिब गवर्नमेंट हो गई है। दे आर दी ऑक्यूपायर्स ऑफ दी कश्मीर। वैसे तो वो जो उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन का बहाना लिया था वो भी रिकॉर्ड पे मौजूद नहीं था। तो इंडियन आर्मी ने जिस वक्त पुंछ में लैंड किया था उस वक्त दे डिड नॉट हैव एनी लीगल प्रोविजन और वो उस वक्त से गासिब फ़ौज थी। अब तो पाकिस्तान की ऑब्लिगेशन ही ख़त्म हो गई इंडिया के हिसाब से, अपना कश्मीर के हिसाब से इंडिया के ऊपर। अब तो पाकिस्तान उनकी न सिर्फ डिप्लोमेटिक मदद कर सकता है बल्कि मटेरियल मदद भी कर सकता है, क्योंकि वो कश्मीर का स्टेटस तो ख़त्म हो गया जो स्टेटस शिमला माहदे के तहत या जो स्टेटस 1947 में आर्टिकल 370 के तहत डिसाइड हुआ था। अभी तो यहाँ से जाके लोग कश्मीर में जाके कश्मीरियों की मदद के लिए लड़ भी सकते हैं। बहरहाल वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन इस वक्त आपको जो चीज़ें जानी हैं वो पाकिस्तान के अंदर तो पाकिस्तान फ़ौज का तो आपने एक रिस्पांस देख लिया। अब दुख की बात यह है कि जो रिस्पांस आना चाहिए पॉलिटिकल लीडरशिप की तरफ से या जो पार्लियामेंट की तरफ से, अब उस पर मैं क्या कहूँ, मतलब क्या बहस करूँ, उसके ऊपर क्या कमेंट बंदा करे, इनकी अकल पे क्या कमेंट करे, क्या कहे, ये इसके लिए तो लफ्ज़ कम हैं चीज़ों को कंडेम करने के लिए कि ऐसे मौके पर जब आपको नेशनल सॉलिडरिटी दिखानी है और गवर्नमेंट को वो सॉलिडरिटी जनरेट करनी है, ऑपोजिशन को उसके अंदर कोऑपरेट करना है, तो आप देख लिए किस तरह जूतों में दाल बट रही है।